नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कल के बारे में। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, देखते हैं कि आपने कल का डिस्कशन जो है कितने अच्छे से देखा है, कितना आपको याद है। तो कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके आंसर्स देना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इट इज़ रिगार्डिंग विथ ताइवान 1। आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था, चाइना ने अपना एक मास मिशन भेजा है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपसे, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। तो बताइए, एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि चाइना जो है वो वर्ल्ड का 4th कंट्री बन गया है मार्स के ऊपर अपना मिशन भेजने वाला। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सोच लीजिए एक सेकंड के लिए। ये स्टेटमेंट गलत है। चाइना जो है वो 5th कंट्री बन गया है। ठीक है, 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी कल मैंने आपको बताया था। इंडिया है, ठीक है, हमने एक मंगलयान भेजा था। यूएसए है, रशिया है और यूरोपियन यूनियन है। अब अगर चाइना सक्सेसफुल इस मिशन को भेज देता है तो वो 5th कंट्री बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कल मैंने आपको एक स्कीम डिस्कस की थी, स्वनिधि स्कीम। आपको याद होगा, स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड एक स्कीम थी, स्वनिधि स्कीम। उस रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि ये जो स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। कल मैंने आपको बताया नहीं था, उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत पता किया होगा उसके बारे में। तो आपके पास ऑप्शन है, सबसे पहला ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर। दूसरा ऑप्शन है आपका, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तीसरा ऑप्शन है आपका, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। या चौथा ऑप्शन है आपका, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन सही है ना? ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा, यही सोच रहे होंगे आप लोग, है ना? तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। ठीक है, चलिए ठीक है, ये था कल का डिस्कशन के बारे में थोड़ा सा। अब चलते हैं आज का डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल है, इट इज़ रिलेटेड विथ परिवार एंड तालीवार। ये क्या है? ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, न्यूज़ में आती रहती है ट्राइबल कम्युनिटी, कोई ना कोई कम्युनिटी हमेशा न्यूज़ में रहेगी, क्योंकि सरकार जो है कुछ ना कुछ करती रहती है इन कम्युनिटीज़ के लिए, इनके वेलफेयर के लिए कोई ना कोई स्कीम लेके आती रहती है। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी है, इनको रिसेंटली 2019 में एक एक्ट के थ्रू इनको शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी, माफ़ कीजिएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में लोगों को डाल दिया गया है। क्यों डाला गया है? ताकि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब के बेनिफिट मिल सकें। ये एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत ही लो इनकम जनरेटिंग कामों में लगे हुए हैं, जैसे कि आपका फायरवुड कलेक्शन होना या फिर हस्बेंड्री या कॉटन इंडस्ट्री, इस प्रकार के कामों में लगे हुए, जिसके कारण इनका जो लाइफ का स्टेटस है वो बहुत लोअर है। उतने ज़्यादा पैसे नहीं है इनके पास, काफ़ी गरीबी वाली जीवन जी रहे हैं। तो इनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम इनको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डाल दिया गया है, ताकि जो बेनिफिट है इनको शेड्यूल्ड ट्राइब के वो मिल सकें। चलते हैं आगे। अगली जो इम्पॉर्टेंट ट्राइब है, इट इज़ सिद्धि ट्राइब। ये रिसेंटली न्यूज़ में आया है। क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डाला गया है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले तो इनके बारे में आपको जानना है कि है कहाँ से। ये हैं कर्नाटका से। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका के पार्ट्स में मिलते हैं ये। और ये जो है, इनका अगर आप फिजिकल फीचर्स देखेंगे ना, तो ये थोड़े से आपको नेग्रोडियन रेशियल फीचर्स आपको दिखेंगे इसमें, यानी कि ये जो है अफ्रीकन ओरिजिन से हैं। तो ये इंडिया में कैसे आए? तो ये आए थे एज अ स्लेव। इंडिया में इनको एज अ स्लेव लाया गया था। ठीक है, लेकिन जब स्लेवरी से इनको मुक्त कर दिया गया, 18th सेंचुरी में जब स्लेवरी को हटा दिया गया, इनको मुक्त कर दिया गया स्लेवरी से, तो ये यहीं पर बस गए। ठीक है, तो ये अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, आपको याद रखनी है। इनका जो फिजिकल फीचर्स आप देख सकते हैं इस पिक में भी, इनके जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, वो नेग्रोडियन रेशियल के हैं। ये जो है सिद्धि ट्राइब, ये आती है अंडर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि PVTGs। ये PVTGs क्या होते हैं? देखिए, अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है या फिर स्टैग्नेंट है, यानी कि बढ़ नहीं रही है, ठीक है, या तो वो क्या है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, बहुत ही कम लिटरेसी है, या तो फिर जो टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहे हैं वो प्री एग्रीकल्चर लेवल के, यानी कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया है।
इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड हैं, तो उनको इस PVTG के अंदर डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ काम करती रहती है। तो एट प्रेजेंट जो है इंडिया में 75 PVTGs हैं, ठीक है, आपको याद रखना है ये नंबर 75, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है PVTGs के बारे में, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो है उड़ीसा में, यहाँ वहाँ पर 13 PVGT ट्राइब्स हैं जो वहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का नंबर, यहाँ पर 12 ट्राइब्स हैं जो कि इस कैटेगरी में डाली गई हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया PVTGs के बारे में। चलते हैं आगे। अगला जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा वो है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ स्टेट गवर्नर। देखिए न्यूज़ में क्या हुआ है रिसेंटली, हमने कल डिस्कस किया था राजस्थान में कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़ में आया है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। क्या हुआ है, वहाँ के जो CM है अशोक गहलोत, ठीक है, कहाँ के, राजस्थान के जो CM है अशोक गहलोत, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गवर्नर को बोला था कि आप सेशन बुलाइए विधानसभा का ताकि हम अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर सकें। तो गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने सेशन बुलाने से मना कर दिया। अशोक गहलोत जी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये एक और बार गए गवर्नर के पास कि आप बुला लीजिए प्लीज़, तो इन्होंने फिर से मना कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, इसकी डिस्क्रिशनरी पावर न्यूज़ में आ गई। क्या जो सेशन बुलाने की पावर है गवर्नर की वो उसकी डिस्क्रिशनरी है या नहीं। देखिए क्या होता है, गवर्नर जो होता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आपको पता होगा, लेकिन इसके पास पावर नहीं है ना, उतने ज़्यादा पावर नहीं है, इतनी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, कम पावर है। ये किसके एड एंड एडवाइस पर काम करता है, ये होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि CM के द्वारा लीड की जाती है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, उसकी एड एंड एडवाइस पर काम करता है कौन, गवर्नर, ठीक है, ये आपने समझा। ये कौन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है किसका, स्टेट का, लेकिन जो रियल पावर होती है वो CM के हाथों में होती है, लेकिन हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हेड तो है, हमारे स्टेट का हेड है, ठीक है ना, इंडिया का हेड होता है प्रेसिडेंट, लेकिन जो रियल पावर होती है, जो रियल फैक्टो जो अथॉरिटी होती है वो कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही सेम स्टेट में भी है, स्टेट में गवर्नर जो होता है वो हेड होता है, लेकिन जो रियल पावर जो लाई करती है वो CM के हाथों में लाई करती है, ठीक है। जो गवर्नर होता है इसको आपको बताना है कि इसका इलेक्शन कौन कराता है, ठीक है। तो इसका इलेक्शन नहीं होता है ना, ऐसा नहीं है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का या CM का जो इलेक्शन होता है ना, वैसा इसका कोई इलेक्शन नहीं होता है। इसको सेंटर अपॉइंट करता है, ठीक है, सेंटर यानी कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इसको अपॉइंट करती है। और ये काम करता है कैसे, एक लिंक के तौर पे काम करता है, यानी कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो कौन देखता है, वो गवर्नर, ठीक है ना। ये एक सेंट्रल की अथॉरिटी होती है जो कि स्टेट में काम करती है, ठीक है। अगली चीज़ जो है कि इससे रिलेटेड कुछ पावर्स हैं, उससे पहले हम इसका जो कंटेस्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो इसकी पावर टू समन हाउस है उससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो बताइए क्या जो समनिंग की पावर है गवर्नर की, क्या वो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि इसको एड एंड एडवाइस की ज़रूरत नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, है क्या। तो क्या है, इसके रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, ठीक है ना। एक केस था 2016 में, नाबाम राबिया एंड बालम फ्लिक्स वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश केस, ठीक है, वहाँ से उसका केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि पावर टू समन द हाउस, ये जो है इज़ नॉट सोली वेस्टेड इन द गवर्नर, यानी कि जो हाउस को बुलाने की शक्ति है ना, वो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, उसको काम करना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलता है कि आपको समन करना है हाउस को बुलाना है, तो आपको बुलाना होगा, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर पर काम नहीं कर सकता यहाँ पर गवर्नर। लेकिन अभी क्या हुआ है, गवर्नर ने मना कर दिया है। उन्होंने पूछा है कि आपने कुछ रीज़न नहीं दिए कि आप क्यों बुलाना चाहते हैं, है ना। तो हम कुछ गवर्नर की अब जो डिस्क्रिशनरी पावर है, दूसरी डिस्क्रिशनरी पावर है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरी सिचुएशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल वो जहाँ पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ने प्रोवाइड किया है कुछ डिस्क्रिशनरी पावर, और सिचुएशनल की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बाद में डिसाइड किया जाता है कि इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है या नहीं। तो हम पहले देखते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो जो सबसे पहले इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है वो है रिलेटेड टू विद द रिजर्वेशन ऑफ द बिल टू द प्रेसिडेंट। क्या होता है आपको पता होगा, पहले बिल जो है वो पास होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, फिर वो जाता है गवर्नर के पास साइन होने के लिए, है ना। यहाँ पे आपका गवर्नर रहता है, गवर्नर अगर उस बिल को साइन कर देता है तो ये जो बिल है वो एक्ट बन जाता है
है ना, या तो फिर वो उसको वापस कर देता है रिकन्सिडरेशन के लिए, तो फिर ये वापस से पास हो किसके पास आता है, तो ये साइन कर देता है, ठीक है। इसके पास एक और ऑप्शन होता है, ये क्या करता है, इस बिल को जो है वो रिजर्व कर देता है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, कि भैया प्रेसिडेंट देखेंगे अब इस बिल को, ठीक है। तो ये जो पावर है इसकी, ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, इसमें इसको एड एंड एडवाइस की ज़रूरत नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ये जो ये बिल को भेजता है ना प्रेसिडेंट के पास, ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर, ये खुद की ही तरफ से भेज सकता है, ठीक है। अगली जो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है वो है प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। आपको पता होगा स्टेट में अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट ना फॉर्म हो पाए या तो कोई और अलग रीजंस हो, कॉन्स्टिट्यूशनरी मैकेनिज्म जो है वो फेल कर जाए, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो इस बात का डिसीजन कौन लेगा कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना है या नहीं, तो क्या करता है गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि ऐसा हो चुका है, कंडीशन आ चुकी है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि यहाँ इस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, ठीक है। तो ये भी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है। अगली जो डिस्क्रिशनरी पावर है, देखो क्या होता है कि एक जो गवर्नर है वो एक से ज़्यादा स्टेट या एक यूटी का भी गवर्नर हो सकता है। यानी कि मान लीजिए एक गवर्नर है राजस्थान का है, अगर उसको एडिशनल चार्ज है तो उसको एडिशनल चार्ज मिल सकता है एमपी का, तो वो एक ही गवर्नर दो स्टेट का गवर्नर हो सकता है, ठीक है। ये कहाँ से आया है, ये स्टार्टिंग से था क्या, नहीं, तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखनी है ये वाली बात, ठीक है। तो अगर उसको एडिशनल चार्ज दिया गया है किसी यूटी का, ठीक है, तो वो जो एक्शन है वो अपने खुद के डिस्क्रिशन पर ले सकता है, ठीक है। अगर वो किसी यूटी का है, अगर किसी स्टेट का है एडिशनल चार्ज है उसके पास, तो उसको वर्क करना पड़ेगा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन अगर किसी यूटी का है तो वो खुद से डिसीजन ले सकता है, ठीक है, ये उसके पास पावर होती है। अगली जो इसकी पावर है वो है रिलेटेड विद असम, मेघालय एंड त्रिपुरा और मिजोरम। अगर इन स्टेट का कोई गवर्नर है तो वो क्या कर सकता है, वो जो वहाँ पर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, इन काउंसिल के पास कुछ ना कुछ पैसा भेजना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो इस बात को कौन डिसाइड कर सकता है, गवर्नर। यहाँ पे खुद की तरफ से डिसीजन ले सकता है, ठीक है। वो डिटरमाइन कर सकता है कि कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, ये सब डिसीजन कौन ले सकता है, गवर्नर अपने खुद की तरफ से ले सकता है, ठीक है। अगली जो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो है कि अगर ये सीएम को बुलाता है कि भैया आप आएँ हमारे पास और हमें बताएं कि स्टेट में क्या चल रहा है, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, या तो फिर कोरोना के लिए लेकर आपके पास क्या क्या प्लान है आपका, इस प्रकार की अगर कोई जानकारी जानने के लिए अगर गवर्नर बुलाता है सीएम को, तो सीएम को जाना होगा, सीएम को उसके पास जाना होगा और उसको बताना होगा कि सर देखिए हम ये जो है ये सब स्कीम्स चला रहे हैं, ऐसा ये सब कर रहे हैं और ये सब एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इसको पूरा सीएम को जाके बताना होगा। तो ये थी हमने जो डिस्कस की उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स। अब देख लेते हैं कुछ सिचुएशन के हिसाब से ना, अलग अलग सिचुएशन आती हैं उसके हिसाब से। तो जो पहली है वो थी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। देखो क्या होता है, मान लो कि इलेक्शन होते हैं, स्टेट में इलेक्शन हुए और किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली, ठीक है। मान लीजिए हम एमपी का एग्जांपल ले लेते हैं, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जो है 230 सीटें हैं, ठीक है। तो अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आपको 50% प्लस 1 सीट चाहिए होंगी, यानी कि 115 प्लस 1 का सपोर्ट चाहिए। अब मान लीजिए ये जो नंबर है यानी कि 116 एमएलएज ये किसी भी पार्टी के नहीं है, किसी भी पार्टी के पास नहीं है, तो क्या होगा, तो गवर्नर जो है वो अपने डिस्क्रिशन से जो जिस भी पार्टी को हाईएस्ट मेजॉरिटी मिली है ना, या तो फिर अपनी ही तरफ से उसको सीएम बुला सकता है और उसको सीएम बना सकता है, ठीक है। ये होगी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर। अगली जो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है वो होती है कि डिसमिस करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। मान लो कि अगर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना मेजॉरिटी को लॉस कर जाती है ना, या फिर लूज़ कर देती है, कहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब क्या होगा, अगर गवर्नर को ये बात पता है कि इनकी मेजॉरिटी नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, ठीक है ना। अब डिसमिस करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो वो इन्हीं से तो एडवाइस लेगा नहीं कि बताओ भैया क्या मैं आपको डिसमिस कर दूँ, है ना, ऐसा नहीं होगा। या तो वो मिनिस्टर्स क्या करेंगे, पहले ही रिज़ाइन कर देंगे, अगर वो रिज़ाइन नहीं करते हैं तो गवर्नर उनको डिसमिस कर देगा, ठीक है, ठीक है। और वो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है। अगली उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है वो क्या कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। अगर मेजॉरिटी नहीं है किसी के पास, फिर से दोबारा अगर डिसॉल्व होगी लेजिस्लेटिव असेंबली तो फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, ठीक है। हमने पावर टू समन ऑफ द हाउस देख लिया। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।